Welcome everyone to my YouTube channel Learning with Mayank. So guys, in today's video we are going to talk about the characteristics of PPC, that is Production Possibility Curve और Production Possibility Frontier. So I will recommend कि अगर आपने इस टॉपिक पे मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो you should watch that video first and come here later so that you can better understand this concept of PPC. So let the learning begin. So starting with the concept of PPC, we have talked about कि PPC जो है वो क्या है, एक कर्व है जो डिफाइन करता है all the possible, okay, all the possible combination of two products. ठीक है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट की बात होती है, एक कर्व होता है जो रिप्रेजेंट करता है all the possible combination of two products or goods. Now if we talk about the characteristics of PPC, तो very first characteristics of PPC is that it slopes downward. एक PPC जो है वो downward sloping होता है, like in this manner this graph is going downwards. Always जो PPC है वो हमारा downward sloping, इसकी जो slope है वो downward होती है. Okay, it has a downward sloping curve. Now what does this mean or why PPC is डाउनवर्ड स्लोपिंग? तो उसके लिए एक सिंपल सा कंसेप्ट है, वी ऑलवेज नो, हमने स्टार्टिंग से डिस्कस किया है इन द इकोनॉमिक्स, दैट द रिसोर्सेज आर ऑलवेज, हमेशा रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड क्वांटिटी में होने वाले हैं, और जो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन है, ओके, इससे पहले अजम्पशन, अगेन उस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो हमारा फुल होता है, इट इज फुल्ली यूटिलाइज, रिसोर्सेज हमेशा फुल्ली यूटिलाइज होते हैं. तो ऑब्वियस सी बात है द क्वांटिटी ऑफ एनी गुड कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, और अगर किसी एक गुड की क्वांटिटी इंक्रीज करनी है तो ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरे की क्वांटिटी डिक्रीज करनी पड़ेगी. बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज एट द सेम टाइम, दोनों गुड्स जो हैं वो प्रोडक्शन ऑफ बोथ गुड्स कैन नॉट बी इंक्रीज एट द सेम टाइम. इसका मतलब क्या है कि एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमेशा दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना पड़ेगा. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ पीपीसी. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के स्लोप्स डाउनवर्ड. व्हाई डज इट स्लोप्स डाउनवर्ड? क्योंकि आपको, ठीक है, एक के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे के प्रोडक्शन को कम करना ही पड़ेगा. दोनों के प्रोडक्शन क्वांटिटी जो है वो एक साथ आप नहीं बढ़ा सकते. नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टॉकिंग अबाउट द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इट इज कॉन्केव टू द ओरिजिन. जो आपका पीपीसी होता है इट इज ऑलवेज कॉन्केव टू द ओरिजिन. अब ये कॉन्केव टू द ओरिजिन क्यों होता है? बिकॉज यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग अजम्पशन होता है, रियलिस्टिक अजम्पशन होता है हमारे पास कि वन रिसोर्स कैन नॉट बी एज एफिशिएंट एज इट इज ऑन एवरी गुड. इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि एक रिसोर्स एक गुड को जितने अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है वो उतने अच्छे तरीके से उसको प्रोड्यूस नहीं करेगा इफ वी आर गोइंग टू शिफ्ट दैट रिसोर्स टू एनी अदर प्रोडक्ट. जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ. मान लीजिए एक लैंड है, एक ग्रुप ऑफ लैंड जहाँ पे कॉटन अच्छा होता है, मान लीजिए महाराष्ट्र, और एक ग्रुप ऑफ लैंड है जहाँ पे वीट अच्छा होता है, जैसे मध्य प्रदेश. अब दीज आर टू प्लेसेस दैट कैन बी कंसिडर्ड एज रिसोर्स. मान लीजिए अब इफ यू शिफ्ट दैट रिसोर्स, यानी कि जिस लैंड पे हम कॉटन उगा रहे हैं उस लैंड पे, मान लीजिए एक पीस ऑफ लैंड है जिसपे 100 kg ऑफ कॉटन प्रोड्यूस होता है. अब उसी लैंड पे अगर हम दूसरा कोई क्रॉप करेंगे, मान लीजिए उस पर हम वीट करेंगे, तो 100 kg वीट नहीं प्रोड्यूस होगा, उससे कम वीट जो है वो प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो जो लैंड है वो इतना एफिशिएंट नहीं है वीट को प्रोड्यूस करने में जितना वो कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए एफिशिएंट है. आई होप आपको समझ में आया होगा. तो हमेशा जब हम एक रिसोर्स को एक जगह से, एक गुड से दूसरे गुड पे शिफ्ट करते हैं, ओके, एक गुड से दूसरे गुड पे शिफ्ट करते हैं, इट
always, okay, it always has to be ट्रांसफर फ्रॉम वन गुड टू अनदर। तो जो लॉस हमारा होता है वो हमें ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है टू गेन समथिंग, ठीक है। इसकी वजह होती है आपका MOC, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या MRT। ओके, आगे हम पढ़ते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये MRT या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो क्यों राइजिंग होती है। जो कॉनकेव हमने अभी कंसेप्ट पढ़ा है वो इसलिए है क्योंकि ये जो आपका कर्व है इसमें जो MRT है वो हमेशा इंक्रीजिंग नेचर की होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फैक्ट्री है जिसमें आपके पास वर्कर हैं और एक वर्कर एक दिन में 80 शूज जो है वो बना सकता है। ओके, अ वर्कर कैन प्रोड्यूस 80 शूज इन अ डे। नाउ आपके पास जो है वो 10 to 12 वर्कर्स काम करते हैं। अब आपने सोचा कि हम जेंट्स शूज ही क्यों बनाएं, हम लेडीज सैंडल्स भी बनाते हैं। ओके, तो आपने उनको ट्रेन किया कि भाई अब आपको शूज से शिफ्ट करके सैंडल सेक्शन में भेजा जा रहा है। तो उन्हें ट्रेनिंग दी, आपने बनाया, बट क्या वो उतने एफिशिएंटली सैंडल्स बना पाएंगे जितने एफिशिएंटली वो शूज बनाते हैं? आई डाउट, ठीक है, वो नहीं बना पाएंगे। तो फिर क्या होगा, आपने मान लीजिए वहां से कोई आपका वर्कर जो है वो शिफ्ट किया। ओके, इफ यू हैव शिफ्टेड वन ऑफ योर वर्कर फ्रॉम देयर, आपने वहां से उसको शिफ्ट करके दूसरी जगह पहुंचा दिया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो वर्कर आपने शिफ्ट किए हैं ये जितने शूज बनाते थे उससे कम सैंडल जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ओके, तो मान लीजिए ये लोग जो है वो 72 सैंडल्स बनाते हैं। तो आपने जो है अपने रिसोर्सेज शिफ्ट किए, ठीक है, शूज टू सैंडल, बट आपको 12 सैंडल्स अगर आपने प्रोड्यूस की एट द कॉस्ट ऑफ 80 शूज, सॉरी 72 सैंडल्स आपने प्रोड्यूस की ऑन द कॉस्ट ऑफ 80 शूज। आपने 72 सैंडल्स तो बना ली बट आप 80 शूज नहीं बना पाए। आ रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अगर आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 72 सैंडल्स कितनी है? आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ 72 सैंडल्स इज 80 शूज। 80 शूज आप बना सकते थे बट उसकी जगह आपने 72 सैंडल्स बनाए, ठीक है। अब आपने और वर्कर्स शिफ्ट किए तो उससे आपने 130 सैंडल्स बना लिए एट द कॉस्ट ऑफ 160 शूज। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है आपकी ये हमेशा बढ़ती ही जाएगी क्योंकि वर्कर्स ज्यादा एफिशिएंट होंगे इन शू मेकिंग रेदर देन सैंडल मेकिंग, ठीक है। तो इससे मतलब क्या है? इससे मतलब ये है कि आपका जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो हमेशा बढ़ती जाती है। इट टेंड टू राइज। ओके, जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इट टेंड टू राइज, वो हमेशा बढ़ती है। क्यों? क्योंकि आप जितने ज्यादा रिसोर्सेज एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करोगे उतना ज्यादा आपको लॉस होगा या उतनी ज्यादा आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट कंसेप्ट, अगर आगे की हम बात करें तो आगे क्या कभी ये आपका पीपीसी हमने पढ़ा कि कॉनकेव होता है, क्या कभी कॉन्वेक्स हो सकता है? यस, हो सकता है। अगर जो आपकी हमने अभी पढ़ा एमआरटी या एमओसी अगर डिक्रीजिंग नेचर की होगी तो आपका जो पीपीसी है वो कॉन्वेक्स बन जाएगा। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता बट थ्योरेटिकली वी कैन से, ठीक है। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, ये जो कर्व है ये स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है अगर इफ जो एमआरटी है या जो एमओसी है वो कांस्टेंट रहती है तो, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि कैन इट बी इन डिक्रीजिंग नेचर की हो सकती है क्या? तो ये एग्जांपल मैंने आपके लिए एक रखा है, यहाँ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं वीट, ठीक है, वीट और टैंक्स का, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा कॉम्बिनेशन है बट वीट जो है वो अगर आप लाख टन्स में वीट प्रोड्यूस करते हैं या टैंक बनाते हैं तो एमओसी क्या है? तो इस एग्जांपल में जो आपकी एमओसी है इट इज डिक्रीजिंग। ये जो एमओसी है वो डिक्रीजिंग है। तो आपका जो यहाँ आपका ग्राफ बना है, ओके, जो यहाँ ग्राफ आपका बना है दैट इज ऑल्सो ऑफ कॉन्वेक्स
नेचर, ये भी कॉन्वेक्स नेचर का है, कॉनकेव नेचर का नहीं है, क्योंकि MOC या MRT जो है वो डिक्रीजिंग है। अंडरस्टूड? तो थियोरेटिकली ऐसा हो सकता है, इफ जो आपका MOC या MRT है वो अगर डिक्रीजिंग नेचर का होगा तो आपका कॉन्वेक्स बनेगा कर। ठीक है, सो आई होप आपको ये कंसेप्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PPC समझ में आए होंगे। If you like my video and you are new to my channel, please like, share and subscribe to my channel. If you have any doubt, please feel free to comment below. Till then, take care. Have a nice day.